हेलो एवरीवन। आज हम लोग की नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल प्रोसेस एंड टेक्निक्स। उसका जो सब सेक्शन है ई, उसको हम लोग देखते हैं हिस्टोकेमिकल इम्यूनो टेक्निक्स। इसमें हम लोग देखे हैं कि एंटीबॉडी जनरेशन, डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग एलाइजा, रिया, वेस्टर्न ब्लॉट, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, फ्लो साइटोमेट्री एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी what type of molecule emits fluorescence upon excitation by specific wavelength of light? तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एंटीबॉडीज, सेकंड है एंटीजेंस, थर्ड है एंजाइम्स, फोर्थ है फ्लोरोफोर्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप जैसे हम लोग को पता है सबको, कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स देखने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो आपका इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है, अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है वो क्या करते हैं, उसको हम लोग कंजुगेटेड करके हैं हम लोग आपके फ्लोरेसेंट मार्कर्स के साथ, यानी जो हम लोग बोलते हैं कि कंजुगेटेड एंटीबॉडी को हम लोग किसके साथ अटैच करते हैं, फ्लोरोसेंट मार्कर्स के साथ। ओके, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसको हम लोग स्पेसिफिक जो है मॉलिक्यूल या स्पेसिफिक जो लोकेशन होता है सेल के, वहां पर हम लोग इसको अटैच करा देते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर पे या फिर जो है लोकेशन पे जहां हमको एक्चुअली देखना होता है, विजुअलाइजेशन जहां हमको देखना होता है वहां कर देते हैं। और फिर इसको क्या ले जाते हैं हम लोग, यूवी रेस के अंडर में माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लोरेसेंट मार्कर है ना वो फ्लोरेसेंट शो करता है। फ्लोरेसेंट क्या होता है, फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कोई भी एटम हो या फिर कोई मॉलिक्यूल्स हो। ओके, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जब एनर्जी देते हैं, और एनर्जी किस फॉर्म में होता है, वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होता है। तो ये क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूलर एटम को देते हैं तो अपने ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाता है, वो आपके हायर स्टेज में चला जाता है। ओके, और फिर जब वहां से वापस आता है तो कुछ इमिशन जो है वो देता है। जैसे मान लो यहाँ पर जो वेवलेंथ था वो स्मॉल वेवलेंथ होता है, स्मॉल वेवलेंथ का रहता है, एनर्जी हाई रहती है। जब वो वापस आता है तो लॉन्ग वेवलेंथ का जो है लाइट इमिट करता है, और इसी इमिशन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंस बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें, इम्नो जो है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के कंडीशन में देखें, तो जो फ्लोरेसेंस मार्कर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरोफोर्स बोलते हैं, फ्लोरोफोर्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरोफोर्स। ये बेसिकली अभी तक मतलब जैसे कई तरीके के ढूंढ गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस, और दूसरों को हम लोग बोलते हैं रोडामीन। ठीक है, ये ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस देता है और ये रेड कलर का देता है। ओके, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। जैसे मार्कर पे कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, एंटीबॉडी के साथ उसको अटैच कर देंगे और ये फ्लोरेसेंस देते हैं यूवी रेज के अंडर में। ठीक है, तो अगर हम देखें कि बेसिकली फ्लोरोफोर्स को हम लोग बेसिकली लगाते कहाँ पे हैं, तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट के जो स्पेसिफिक आपका सरफेस मार्कर होते हैं, ठीक है, कोई भी सेल का जो सरफेस मार्कर होता है वहां पे इसको हम अटैच करके देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। अगर बैक्टीरिया की बात करें या प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, होल सेल जो है स्टेनिंग कराते हैं, होल सेल स्टेनिंग कराते हैं वहां पर। तो पूरी की पूरी सेल को हम लोग स्टेन करा के इसी फ्लोरोफोर्स के साथ हम लोग देखते हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन सा है, आपका फ्लोरोफोर्स है। तो अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन आपका है, फ्लोरोफोर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट emit fluorescence
when exposed to specific wavelength of light used in immunofluorescence microscope. तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट. Which immunotechnique is used to study the expression of cell surface markers and intracellular molecules in individual cells? तो हम लोग ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं. वेस्टर्न ब्लॉट, immunoprecipitation, flow cytometry and immunofluorescence microscope. तो थोड़ा हम लोग इसके बारे में समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं फ्लो साइटोमेट्री के बारे में. बेसिकली जो है यहाँ पे जो जिस तरीके की बात की जा रही है सेल सरफेस मार्कर की, तो और इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स का जो एक्सप्रेशन स्टडी है वो हम किसके थ्रू करते हैं, फ्लो साइटोमीटर के थ्रू करते हैं. तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि फ्लो साइटोमीटर होता क्या है और ये इसका यूज कहाँ कहाँ पर है. तो बेसिकली हम लोग जो है देखते हैं फ्लो साइटोमीटर कहाँ पे होता है. तो हमेशा याद रखना है कि जो फ्लो साइटोमीटर होता है ये एक तरह का सेल सॉर्टिंग प्रोसेस होता है. ठीक है, फ्लो अगर हम साइटोमेट्री की बात करें, ठीक है, ये एक टेक्निक है जो किसके अंतर्गत आता है, सेल सॉर्टिंग के अंतर्गत आता है. अब सेल सॉर्टिंग क्या होता है, सेल सॉर्टिंग का मतलब होता है सेल स्पेसिफिक सेल्स को क्या करना, अलग करना. जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक हेट्रोजीनस क्या है, सेल है. ओके, हेट्रोजीनस एक सेल पॉपुलेशन है. यहाँ से हमें क्या करना है, अपने जो स्पेसिफिक सेल्स हैं जिसको हमें जरूरत है, ठीक है, उसको अलग कर लेना, उस ग्रुप को अलग कर लेना और बाकी को क्या करना, उसको छोड़ देना है. ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा कलरफुल हम लोग बनाए तो यहाँ पे मान लो ये अलग अलग कलर के हैं सेल्स. ओके, तो मान लो यहाँ जो हमने अलग किया सेल वो कौन से थे, ये ग्रीन वाले थे. ठीक है, तो सेल्स को हेट्रोजीनस, ये क्या है, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन से अलग करना. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल सॉर्टिंग बोलते हैं. तो फ्लो साइटोमीटर भी एक तरह का क्या है, सेल सॉर्टिंग टेक्निक है. तो फ्लो साइटोमीटर में बेसिकली जब हम लोग सेल को अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसका बेस क्या होता है, उसका बेस होता है आपका सेल साइज, सेल शेप एंड सेल कॉम्प्लेक्सिटी. सेल कॉम्प्लेक्सिटी. अब जो कॉम्प्लेक्सिटी है सेल का, ये क्यों होता है, ये कई वजह से होता है. एक तो आपका जो प्रोटीन है उसका कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो. ठीक है, इसके अलावा क्या है कि डीएनए जो है वो हाई हो जाए. तो इस तरह से देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं विद इन द सेल वो अगर बढ़ जाए, जैसे ग्रेन्यूल्स बढ़ जाए, ग्रेनुलर और एक ग्रेनुलर सेल्स होता है हमारे पास डब्ल्यूबीसी में, तो वहां पे ग्रेन्यूल्स क्या हो वो बढ़ जाए. तो इन सब की वजह से क्या होता है कि जो सेल की कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है. तो आप लोग को एक चीज समझ में आया कि फ्लो साइटोमेट्री जो है उसको हम लोग किस बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं, सेल सॉर्टिंग किस बेस पे करते हैं, साइज, शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे. तो ये तीनों के तीनों क्या है, एक तरह के फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसके. ठीक है, और सम टाइम मार्कर्स के बेस पे भी करते हैं, तो यहाँ पे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी आ जाता है. तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे सेल को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो साइटोमीटर बोलते हैं. तो बेसिकली फ्लो साइटोमीटर पे ये जो बेसिस है, जो हम लोग अलग कर रहे हैं सेल्स को, ये आखिर किस बेस पे अलग करते हैं, तो ये हम लोग बेस पे अलग करते हैं मेजरमेंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स. तो अगर हम कहें कि measurement of light scattered by particles, तो ये हमारा क्या है, बेसिक प्रिंसिपल होता है. सेल्स को हमको फिजिकल केमिकल बेसिस पर अलग करना है और बेस क्या है उसका, जो लाइट स्कैटरिंग होती है पार्टिकल्स की. जैसे मान लो ये जो सेल है, एक सेल है, यहाँ पे हमने लाइट डाला और लाइट डालने के बाद जो स्कैटरिंग हुई है, लाइट जो चारों तरफ से फैली है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उस बेस पे क्या करते हैं हम,
इस सारे सेल्स को जो है डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक तरीके से देखें कि जो ये फ्लो साइटोमेट्री है, इसके 3 जो है सिस्टम्स होते हैं। तो फ्लो साइटोमेट्री की बेसिकली क्या है, 3 मेन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूडिस बोलते हैं, फ्लूडिक्स बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स, या फ्लूइड का मतलब यहाँ पे लिक्विड से है, ऑप्टिक्स का मतलब यहाँ पे लाइट से है। और तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से है, जहाँ जो हम जिसको डिटेक्ट करते हैं। तो एक एक को हम लोग थोड़ा समझते हैं। पहले हम लोग आ जाते हैं फ्लूइडिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम है फ्लो साइटोमेट्री के, यहाँ दिख रहा है। तो ये पहला जो है ये फ्लूइडिक सिस्टम है, जहाँ पे फ्लूइड्स के सहारे जो है एक एक सेल्स को हम लोग आगे की तरफ भेजते हैं। यहाँ से लेजर लाइट जो है निकलता है, और सेल यहाँ क्या होता है, सेल्स के बाद सेल पे पड़ने के बाद लाइट क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो किस पे आ जाता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सिस्टम बोलते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लीफिकेशन, यानी पूरा का पूरा जो डेटा है उसको एनालाइज किया जाता है। एम्प्लीफिकेशन और डेटा को एनालाइज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बोलते हैं। तो अब पहले हम लोग आ जाते हैं फ्लूइडिक सिस्टम पर, ठीक है। तो फ्लूइडिक सिस्टम पे अगर हम लोग बात करें, तो इस सिस्टम में हमको यहाँ पे जैसे फिगर दिया गया है कि एक क्या होता है, एक नोजल होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक नोजल है। ये पूरा नोजल है। नोजल के अंदर क्या है, एक और पतला सा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल चैनल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल चैनल बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल चैनल में ही हमारा क्या होता है, सैंपल होता है, ओके। और उसके चारों तरफ ये जो है, यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, ओके। ये चारों तरफ एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लिक्विड को बोलते हैं स्टिल्थ फ्लूइड। अब स्टिल्थ जो फ्लूइड होता है, इस ये बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। इसका जो रेट होता है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है, मतलब फ्लो का जो रेट है वो तेजी से आगे बढ़ता है। जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेल्थ फ्लूइड की वजह से एक हाइड्रोडायनेमिक्स फोकसिंग का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। सॉरी, क्या हो जाता है यहाँ पे, हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग हो जाती है, ओके। अब ये जो हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग होती है, ये फोकसिंग जो करता है कि ये जो हमारे पास जो सैंपल है ना, जो सेल्स है, इनको ये क्या करता है, एक लाइन में लेकर आता है। इस तरह से दोनों तरफ से प्रेशर बनता है, तो फोकसिंग क्या करता है, उसको एक लाइन में ले आता है। अगर हम बात करें हाइड्रोस्टेटिक फोकसिंग होता क्या है, तो ये फ्लूइड्स के सराउंडिंग होता है। फ्लूइड्स का मतलब जो हमारा सेंट्रल चैनल में जो सैंपल पड़ा है उसके सराउंडिंग्स में होता है, और ये सेल को क्या करता है, वन लाइन में लेकर आता है, ठीक है, सिंगल लाइन में लेकर आता है। और जो ये नोजल होता है, नोजल नोजल के ऊपर क्या होता है, एक एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस बोलते हैं। क्या कहते थे, पेजो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। अभी जो पेजो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन सिंपल है। ये क्या करता है, ये जो हमारा जो सैंपल हमने डाला है, या जो ये स्टेल्थ फूड जो फ्लूइड जो पड़े हुए हैं, यहाँ पर बबल्स को रोकना होता है, ठीक है। बबल्स का फॉर्मेशन नहीं करने देता है, ठीक। तो ये जो अगर हम देखें पूरे नोजल में, तो दो तरीके के लिक्विड प्रेजेंट होते हैं। एक तो सेंट्रल चैनल में जो प्रेजेंट लिक्विड है वो जो सैंपल के साथ में, और दूसरा कहाँ प्रेजेंट है, जो आउटर साइड में, जो क्या कहलाता है, स्टिल फ्लूइड्स कहलाता है, ठीक है। और स्टिल फ्लूइड की वजह से क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स फोकसिंग का फॉर्मेशन होता है। और ये फोकसिंग क्या करता है, ये जो हाइड्रोडायनेमिक्स क्रिएट हुआ है, ये क्या करता है, ये जो अंदर के हैं सेंट्रल चैनल्स के जो लिक्विड है उनको एक सिंगल लाइन के जो है थ्रू बाहर की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। तो जैसे ये बाहर की तरफ आता है सिंगल लेयर में हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग के थ्रू, जैसे ये आगे की तरफ आता है, यहाँ से लेजर बीम आता है, ठीक है। और ये लेजर बीम क्या करता है, इस सेल के पर्टिकुलर सेल पे पड़ता है,
और जैसे ही इस सेल पे पड़ता है तो ये क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है। मतलब यहाँ पर लाइट का स्कैटरिंग होने लगता है। तो लाइट की जो स्कैटरिंग हो रही है ये दो तरीके से होता है। एक को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड और दूसरों को कहते हैं साइड स्कैटरिंग। तो जब ये सीधा सीधा लेजर जा रहा है और ये सेल्स के थ्रू सीधा निकल जा रहा है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड स्कैटरिंग बोलते हैं। और जैसे लाइट पड़ा और जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से ये अगर क्या हो जाए 90 डिग्री का एंगल लेके जो भी एंगल से ये घूम जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड स्कैटर बोलते हैं। ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो फॉरवर्ड स्कैटर्ड होता है ये हमारा सेल का साइज डिनोट करता है। क्या करता है, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है। जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है ये हमारा सेल का क्या बताता है, साइज बताता है। और जो साइड स्कैटरिंग है ये हमेशा क्या बताता है, आपकी सेल का कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। कॉम्प्लेक्सिटी और क्या बताता है ये, ग्रेन्यूल्स बताता है, ग्रेन्यूल्स बताता है। ठीक है। तो अगर फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, FSC, यानी फॉरवर्ड एंगल स्कैटर्ड बोलते हैं इसको। फॉरवर्ड एंगल स्कैटर्ड बोलते हैं, FSC बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, साइड स्कैटर को SSC बोलते हैं। ठीक है। साइड एंगल स्कैटर्ड बोलते हैं, साइड एंगल स्कैटर्ड। और ये क्या हो गया आपका, फॉरवर्ड एंगल स्कैटर्ड बोलते हैं। तो FSC और SSC बोलते हैं। ठीक है। जब ये एग्जाम में अगर कहीं शॉर्ट फॉर्म आ रहा है FSC और SSC तो आपको हमेशा याद रखना है ये किसकी बात कर रहा है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग की बात कर रहा है और ये साइड स्कैटरिंग की बात कर रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना है, साइड स्कैटरिंग कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करता है और फॉरवर्ड जो स्कैटरिंग है वो किसको डिनोट करता है, साइज को डिनोट करता है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें आगे कि जो नोजल से सेल आ रहा है, ठीक है, सिंगल, यहाँ जो लाइट बीम जो पड़ रही है, लाइट बीम जो पड़ रही है, तो यहाँ अगर सेल साइज में क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो स्कैटर्ड होगा तो उसका जो साइज है वो इसे बड़ा दिखेगा। ठीक है। अगर लाइट अगर अगर आ रहा और सेल क्या है हमारा छोटा है तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, वो छोटी हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो साइज को डिनोट करता है। ठीक है। तो पल्स ऑफ जो फोटॉन्स, इसको क्या बोलते हैं, लाइट जो ये साइज है और लाइट जो स्कैटर्ड हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, पल्स ऑफ फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है। तो पल्स ऑफ फोटॉन्स क्या होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अगर इस सेल का साइज क्या है, बड़ा है, और सेल का साइज अगर छोटा है तो वहां पे क्या होगा, छोटा बनेगा। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द सेल। तो FSC किसके प्रोपोर्शनल हो गया, साइज ऑफ द सेल्स के। तो अगर इसको हम डिटेक्टर पे ले जाए, ठीक है, आगे डिटेक्टर पे ले जाए, PC से जो कन्वर्टेड होता है तो वोल्टेज में ये डिनोट होगा। जो भी इंटेंसिटी आ रही है लाइट की वो आगे चल के क्या होगा, डिटेक्टर के थ्रू वो वोल्टेज में होगा, कन्वर्ट हो जाए। तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वोल्टेज में। तो यहाँ पर अगर हम देखें टाइम और वोल्टेज की बात में, अगर हम देखें ग्राफ खींचे तो हमें क्या दिख रहा है, ये इस तरह के ग्राफ दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये जो बड़ा हमें सेल है, बड़ा साइज दिख रहा है, तो पल्स ऑफ फोटॉन्स पे क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यानी वोल्टेज इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए क्या दिखेगा हमें, ये हाई पीक दिखेगा, हाई पीक दिखेगा। और अगर स्मॉल सेल्स है तो कैसा दिखेगा, वो स्मॉल पीक दिखेगा। तो स्मॉल पीक जहां जहां भी दिख रहा है तो ये सेल क्या है, छोटे हैं। और जहां हाई पीक दिख रहा है इसका मतलब क्या है, वो सेल साइज में कैसे हैं, बड़े हैं। ठीक है। एक चीज तो ये समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि जो साइड स्कैटरिंग होती है वहां पर क्या होता है। साइड स्कैटरिंग में ढेर सारे ऐसे स्कैटरिंग्स निकलेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी और ग्रेनुलरिटी की बात हो रही है। तो साइड स्कैटरिंग में जो हमें दिख रहा है मॉलिक्यूल्स, वहां पर अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, यानी अगर सेल के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा लाइट को क्या करेगा, स्कैटर्ड करेगा। ज्यादा स्कैटर्ड करेगा तो लाइट डिटेक्टर पे ज्यादा पड़ेगा, साइड वाले पे, साइड स्कैटरिंग पे। तो जब ज्यादा पड़ा तो क्या होगा, वहां पर ग्राफ जो है, जो इंटेंसिटी है वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो वहां यहाँ पर भी क्या होगा, लगभग सेम ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम की अगर हम बीच में बात करें, तो वहां पे हमको दिख वोल्टेज, सॉरी, वोल्टेज और
टाइम के बीच में करें तो वहाँ पे जो पीक मिलेगा, अगर हायर पीक है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है, और जो छोटे पीक है यहाँ मतलब वहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी की सेल्स की क्या है, कम है। ठीक है? तो इस तरह से दोनों जो ग्राफ हैं वो हमें यहाँ पर डिटेक्ट करके दिखते हैं। तो अगर इन दोनों ग्राफ को हम क्या कर लें, एक साथ जो है कंबाइंड कर लें, ठीक है? तो उसको कॉम्बिनेशन कहाँ होता है, टू डायमेंशनल हिस्टोग्राम। अगर सिंगल पे अगर आप केवल करते हैं, जैसे अभी मैंने किया, यानी कि वोल्टेज और टाइम पे अगर हम कर रहे हैं केवल किस पे, एफएससी का, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है, ये सिंगल हिस्टोग्राम कहलाता है, सिंगल हिस्टोग्राम कहलाता है। और अगर हम दोनों को मिक्स कर दें, यानी एफएससी और एसएससी को क्या कर दें, आपस में मिक्स कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, 2D हिस्टोग्राम कहलाएगा, यानी टू डायमेंशनल हिस्टोग्राम्स कहलाता है। ठीक है? अब अगर हम यहाँ पे बात करें टूडो हिस्टोग्राम में, तो ये साइड स्कैटर यानी एसएससी है ये, ठीक है? और ये क्या है, फॉरवर्ड लाइट एंगल स्कैटर्ड यानी एफएससी। तो एसएससी और एफएससी को जब हम लोग क्या करते हैं, एक ही साथ कंबाइंड रूप से जो है ग्राफ के फॉर्म में हम दिखाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, 2D हिस्टोग्राम बोलते हैं उसको। ठीक है? अब अगर यहाँ पर हम सिंपल, अभी हम केवल एक एक को पहले समझते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है? फॉरवर्ड एंगल यानी एफएससी की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, 0 से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है? तो अगर हम फॉरवर्ड स्कैटल की बात करें, तो जो स्टार्टिंग में ये होगा, यहाँ पर जो सेल्स होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, वो स्मॉल सेल्स होंगे। ठीक है? वो कैसे होंगे, स्मॉल सेल्स होंगे, क्योंकि टाइम के साथ हम लोग देख रहे हैं और इसका जो वेवलेंथ है उसके साथ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल सेल्स होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये लार्जर सेल्स होंगे। ठीक है? सेम अगर हम इसकी बात करें, एसएससी की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे की तरफ क्या होगा, सिंपल होगा, और यहाँ ऊपर की तरफ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है? सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, तो ऊपर की तरफ जो हमारा एसएससी होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और नीचे की तरफ जो होगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये जो सेल है ये कैसा होगा, लार्जर होगा। तो अगर हम ऐसे एफएससी की बात करें, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन ये होगा। ठीक है? तो इसके इस तरफ जितने सेल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, स्मॉल सेल्स होंगे। साइज की अगर हम बात करें, तो इसके इस तरफ जितने सेल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग के हैं। और जितने वो दूर जाएंगे, यानी उसका जो जो वैल्यू है जितना भी ज्यादा होता जाएगा, वो कितने सेल्स हो जाएंगे, वो सारे लार्ज सेल्स होते जाएंगे। ठीक है? सेम इसी तरीके से जो एसएससी की बात करेंगे, तो उसका बार जो होगा वो ये रहेगा। नीचे की तरफ है तो वो सिंपल होंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये सिंपल होगा। ठीक है? सिंपल सेल होगा। लेकिन जब हम इसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है? तो अब इसको अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें, तो वहां पे हमें क्या दिखता है, ये हमें कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है? तो अगर हम यहाँ से बात करें कि एक तरह से अगर हम इसको 400 या 500 के आसपास से माने, ठीक, तो ये जितना ग्रेनुलोसाइट्स जो दिख रहा है हमारा, ग्रेनुलोसाइट्स जो है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं और लार्जर इन साइज है। ठीक? तो और यहाँ से क्या करें, अगर हम इसको इस तरह से अगर डिवाइड करते हैं, तो ये एसएससी है और ये एफएससी है। तो जो कॉम्प्लेक्स लार्जर वहां मिल रहा है, तो कुछ उसमें जो एग्जांपल्स है वो आपके कौन से हैं, ईसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है? तो इसी तरीके से अगर ये हमारा मोनोसाइट्स की अगर हम बात करें, तो मोनोसाइट्स क्या है, जो सेल्स है वो लार्जर इन साइज होते हैं। ठीक है? लार्जर इन साइज होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें, ये कैसे होते हैं, सिंपल सेल्स होते हैं। ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी उनका उतना नहीं होता है। तो सेम बात जो है लिम्फोसाइट्स के ऊपर लागू होती है, जहाँ पे सेल कैसा है, सिंपल है। ठीक है? एसएससी की बात करें अगर हम,
तो वहाँ पे सेल कैसा है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं शो कर रहा है, यानी ग्रेन्यूल्स इसमें बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और ये जो हमारा एफएससी होता है, एफएससी के अकॉर्डिंग ये कैसा है, स्मॉल सेल्स है। ठीक है, तो एफएससी कहता है ये स्मॉल सेल है, और एसएससी ये कहता है ये सिंपल सेल है। तो लिम्फोसाइट्स कहते होते हैं स्मॉल और सिंपल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं, अगर हम दूसरों की बात करें, जैसे मान लो अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं। ओके, तो अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर काउंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए। कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए, तो डीएनए कंसंट्रेशन को हम लोग 2n या 2c से दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जब हमारा जीवन फेज होता है, तो वहां पर जो कंसंट्रेशन होता है वो 2c होता है। फिर एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में जाता है, तो वहां पर जो हमारा डीएनए होगा वहाँ रेप्लिकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, तो G2 में हमें क्या दिखता है, 4C दिखता है। लेकिन S फेज तक आते आते वो कैसा दिखता है, वो दिखता है 2C2 या बिटवीन 4C। तो 2C और 4C के बीच में वो कहीं पर वो वेरी करता है S फेज में। तो M फेज में भी ये क्या होता है, सेम होता है 4C। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम देखें नंबर ऑफ सेल्स की बात करें, इसी अगर सेल साइकिल के हम लोग ग्राफ की बात करें और नंबर ऑफ सेल्स की बात करें, तो नंबर ऑफ अगर सेल्स की बात करें, तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो जीवन में जो सेल्स हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम कितने हैं, 2C में है। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि मैक्सिमम जो सेल होता है वो हमेशा जीवन फेज में होता है। एस और G2 फेज या एम फेज में जो सेल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू जीवन, कंपेयर टू जीवन, वो क्या होते हैं, लेस अमाउंट में होते हैं। तो अगर जीवन में ये इस तरह का ग्राफ आएगा तो हमारा एस फेज इस तरह से होगा और G2 फेज इस तरह से होगा। तो ये जीवन फेज हो गया, ये एस फेज हो गया और ये G2 फेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स की। याद रखना है, नंबर ऑफ सेल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स की जगह क्या हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए हो जाए। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए हो जाए, तो वहां पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए की अगर हम बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए सबसे ज्यादा कहाँ होगा, G2 में होगा। तो वहां पे जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी G1 हो जाएगा, यस हो जाएगा और ये G2 हो जाएगा। ठीक है, इसी बेस पे अगर हम लोग बात करें कि जैसे मान लो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मतलब G1 G2 जी जो भी चल रहा है, यहाँ पर अगर ड्रग्स दिया जाए, ड्रग्स का मतलब हमारा अगर जैसे मान लो कुछ ड्रग्स दिया जाए जो क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलरली जो हमारा फेज है G1 S और G2 उसको जो है ब्लॉक कर रहा है, तो जो कंसंट्रेशन होगा ना आपके सेल्स का, मतलब किस स्टेज में कौन सा सेल है, वो उसी जहां पे ब्लॉकिंग हो रही है ड्रग के द्वारा, वहां पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जब भी नॉर्मल सेल था तो वहां पर ये हमारा इस तरह से हमें दिख रहा था। ठीक है, ग्राफ हमें इस तरह से दिख रहा था। फिर हम देखते हैं जब हम लोग, ये कैसा है, ये नॉर्मल है। ओके, जब हमने ट्रीटमेंट दिया ड्रग का, ठीक, तो हमारा ग्राफ क्या हुआ, हमारा ग्राफ यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बढ़ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से बढ़ गया। तो पैरेलल ये क्या है, ये एस फेज का है और यहाँ पर क्या है, G2 फेज आएंगे। तो इस इट मीन्स क्या है कि जो ड्रग का ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं ना, वो ड्रग क्या कर रहा है, सारे सेल्स को क्या कर रहा है, यस फेज में जाके अरेस्ट कर दे रहा है, यस फेज में अरेस्ट कर दे रहा है। तो कंसंट्रेशन जो सेल्स का होगा वो कहाँ बढ़ जाएगा, वो एस फेज में बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके आगे वो नहीं जाने दे रहा है।
ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जो भी ड्रग, जैसे मान लो कोई ड्रग है जो G2 फेज़ को अरेस्ट करता है, तो सारे सेल्स क्या होंगे, जो उसका पीक होगा सेल्स का, वो कहाँ पर वहाँ कहाँ प्रेज़ेंट होगा वो? G2 फेज़ में प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि एपोप्टोसिस को अगर स्टडी करना हो हमें कंपेयर टू नॉर्मल से, तो एपोप्टोसिस में ढेर सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, है ना? तो वो अगर चेंजेस हमें देखना हो, उसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल कुछ जीन्स के क्या होते हैं, जीनोम में इंक्रीज कर जाते हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप के क्या बनते हैं, उससे प्रोटीन्स बनते हैं, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा जो है, जो डीएनएज होते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियसेस जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो जब सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, फ्लो साइटोमेट्री में जब जो है आगे की तरफ करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा सेल है, वहां पे एसएससी जो होता है वो एपोप्टोसिस का बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्यों बढ़ जा रहा है एसएससी? इसके पीछे ये है कि जब भी एसएससी बढ़ रहा है इन एपोप्टोसिस, इसका वजह यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रहा है। तो जो प्रोटीन बन रहा है और जो जीन का कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रोटीन बेसिकली, यहाँ पे प्रोटीन की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रोटीन क्या होता है और क्रोमैटिन क्या होता है, कंडेंस होने लगते हैं। तो कंडेंस होने के चक्कर में क्या होता है, हमारा जो एसएससी होता है वो बढ़ जाता है। तो एसएससी इस कंडीशन में बढ़ जाता है, तो एफएससी क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग एकदम क्लियर कट है कि जब भी हमारा एपोप्टोसिस की स्टडी होगी, तो वहां पर हमेशा क्या होगा, एसएससी हमारा इंक्रीज। तो हमेशा याद, एक चीज हमेशा याद रखना है, एसएससी जब भी होगा एपोप्टोसिस के कंडीशन में, उस वक्त क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर रहा है? तो हमने जैसे बताया था, क्रोमैटिन का जो कंसंट्रेशन है, क्रोमैटिन कंसंट्रेशन क्या है, ये इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो जो साइड स्कैटरिंग है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, तो साइड स्कैटरिंग क्या हो रहा है, वो एब्जॉर्प्शन उसका बढ़ जा रहा है। सेम क्या हो रहा है, हमारा एफएससी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। क्यों डिक्रीज कर जा रहा है? क्योंकि एपोप्टोसिस में जो सेल है वो श्रिंक कर जाता है। तो सेल श्रिंक करने का मतलब जो सेल साइज है वो क्या हो जा रहा है, सेल साइज डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लो साइटोमीटर है, ठीक है, उसके ढेर सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं कि मतलब अब हम लोग सेल साइकिल को स्टडी कर सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट जो ड्रग दे रहे हैं उसके उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी कर सकते हैं, एपोप्टोसिस को स्टडी कर सकते हैं। एपोप्टोसिस के अलावा जो सेल साइज, जैसे ये सारे हैं जो सेल मार्कर्स होते हैं, उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो ढेर सारे इसके स्टडीज हम लोग कर सकते हैं। तो हमेशा दो तीन चीजें इसमें याद रखना है। एक तो फ्लूइड्स कैसे जो है डायनेमिक्स बना रहे हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स कैसे कर रहे हैं। दूसरा, जो लेजर लाइट आ रहा है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ आपको लग रहा है फ्लोरेसेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, समटाइम जिस पर्टिकुलरली पार्टिकल का स्टडी करना है, वहाँ पर हम लोग फ्लोरेसेंस को डाल देते हैं, टैग करा देते हैं, ठीक है? जैसे अभी मैंने आप लोग को माइक्रोस्कोप में बताया, इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में जैसे हम लोगों ने बताया कि वहाँ पे फ्लोरेसेंट फ्लोरोफोर्स को क्या करते हैं, वो अटैच कर देते हैं एंटीबॉडी के साथ। तो यहाँ पर भी वही करते हैं, अटैच कर देते हैं। तो वो अटैचमेंट क्या होता है, वो फ्लोरेसेंस देता है। तो उसको हम लोग कभी-कभी डायरेक्टली या फिर जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू, और जो है यहाँ पर तो फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो फ्लो साइटोमीटर का जो है ये आपका डिटेलिंग रहा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था हम लोगों ने जो पढ़ा था यहाँ पे, तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच इम्यूनो टेक्निक इज यूज टू स्टडी द एक्सप्रेशन ऑफ सेल सरफेस मार्कर? जैसे अभी हम लोगों ने देखा, सेल सरफेस मार्कर में डब्ल्यूबीसी के जो ईओसिनोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, उनकी स्टडी सेल सरफेस मार्कर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स की भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एपोप्टोसिस में देखा, एपोप्टोसिस में वर्सेस जो है नॉर्मल सेल, ठीक है। तो इंटरनल स्टडी भी इसको हम लोग इंडिविजुअल्स का देख लें, किसके थ्रू देखते हैं हम लोग, फ्लो साइटोमीटर के थ्रू देखते हैं। तो फ्लो साइटोमीटर इज यूज्ड टू एनालाइज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल सरफेस मार्कर एंड इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल इन इंडिविजुअल सेल्स। नाउ तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
What is the main advantage of using flow cytometer for quantitative analysis of cellular component? तो हाँ, तो एक चीज पॉइंट ये छूट गया था आपका। तो फ्लो साइटोमीटर क्या है? ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस शो करता है कि सेल नंबर और कंसंट्रेशन दोनों को क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। साइमल्टेनियस डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल एंटीजेंस, enhanced sample fixation, higher magnification, direct binding of antigen to the fluorophores। अब डायरेक्ट बाइंडिंग ऑफ एंटीजन नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? साइमल्टेनियस डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल एंटीजेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेल सरफेस एंटीजेंस होते हैं मल्टीपल, हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो फ्लो साइटोमीटर अलाउज द साइमल्टेनियस डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल एंटीजेंस इन इंडिविजुअल सेल्स, इनेबलिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। विच इम्यूनो टेक्निक इज सुटेबल फॉर एनालाइजिंग प्रोटीन एक्सप्रेशन एट अ सिंगल सेल लेवल? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। वेस्टर्न ब्लॉट, फ्लो साइटोमीटर, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन और एलाइजा। तो यहाँ पर भी है सिंगल, जब हम प्रोटीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग वेस्टर्न ब्लॉट की भी बात करते हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉट बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर प्रोटीन कंसंट्रेशन को एनालाइज करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉट का यूज हम लोग करते हैं प्रोटीन कंसंट्रेशन के लिए, जब होल जैसे सिस्टम को हम लोग लेते हैं, है ना, मतलब ढेर सारे सेल्स उसमें होते हैं, कॉम्बिनेशन सेल्स। लेकिन जब हम लोग सिंगल सेल लेवल पे अगर देखें, जो कि फ्लो साइटोमीटर मैंने बताया था कि जो हाइड्रो हाइड्रो आपका हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग होता है, वहां पर सिंगल सिंगल से निकलता है। तो सिंगल सेल्स लेवल पे हम लोग क्या करते हैं? वहां पर प्रोटीन एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। जबकि जबकि वेस्टर्न ब्लॉट में हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, वहां से हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं और फिर वहां डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा आपका? फ्लो साइटोमीटर। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फ्लो साइटोमीटर अलाउज द एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेशन एट अ सिंगल सेल लेवल by labeling and detecting individual cell within the sample।